मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। तो आपने ये गीत जरूर सुना होगा। तो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 7 की हिंदी की पुस्तक मंजरी और इसका ये पाठ 19 मैं कभी कैसे बना। उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन भी दबा दें, क्योंकि यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप अपने सभी पाठ और कविताएं। तो प्रस्तुत आत्मकथा में गोपाल प्रसाद व्यास ने अपने बचपन में कवि बनने की लालसा का प्रस्तुतिकरण बड़े ही रोचक ढंग से किया। तो आप पाठ को अंत तक सुने। बालक गोपाल दास ने अपनी गलती को अपने कक्षा अध्यापक के सामने स्वीकार कर उसका निराकरण पूछा। अध्यापक ने उसे तुकांत शब्दों के माध्यम से कविता बनाने का पहला गुर सिखा दिया। यानी कविता बनाने की सबसे पहली ट्रिक ये है कि तुकांत होनी चाहिए, यानी कि अंतिम जो शब्द हैं वो मिलते जुलते होना चाहिए। जैसे कि सूरज निकला चिड़िया बोली कलियों ने भी आंखें खोली, तो बोली और खोली इस तरह तुकांत होना चाहिए। कोई सन 1924 के आसपास की बात है। मैं मथुरा के अग्रवाल विद्यालय में शायद तीसरे दर्जे में पढ़ा करता था। वह भारत का जागरण काल था। जी हाँ, समाज सुधारक और राष्ट्रीयता दोनों ही अपने पूर्ण यौवन पर थे। शिक्षा 1924 यानी देश हमारा 1947 पर स्वतंत्र हुआ, उससे कुछ दिन सालों की पहले की बात। शिक्षा संस्थाओं पर भी इनकी गहरी छाप थी। हमारे विद्यालय में भी लगभग प्रति सप्ताह कोई न कोई उत्सव आयोजन होता ही रहता था। मुझे भी इन अवसरों पर उजले उजले कपड़े पहनकर आगे बैठने में बड़ा आनंद आता था। संगीत तो मेरे परिवार के रग रग में था और मेरे नाना जी नंदन गिरवर अपने दिनों में ब्रज की रास लीलाओं के एक छत्र स्वामी थे। मेरे पिताजी पंडित ब्रज किशोर शास्त्री को भी स्वर ताल का अच्छा ज्ञान था। मेरी जीजी के बिना तो हमारे गली मोहल्ले यानी कि माँ में स्त्रियों का कोई गीत वाद्य जमता ही नहीं था। मैं अपने माता पिता की अकेली संतान था, इसलिए उनकी अन्य सब चीजों के साथ संगीत भी मुझे विरासत में मिला था। इस बपौती के कारण मैं अपने संगीत के घंटे का मॉनिटर बनता था और गणेश चतुर्थी के अवसर पर जब हमारे नगर में विद्यालय की गाती बजाती शोभा यात्रा निकलती थी तो मैं उसका बनचट्टा बनना जाता था। लेकिन मेरा यह संगीत ज्ञान मुझे विद्यालय के सभा समारोह में कोई महत्ता नहीं दिला सका। मुझे किसी समारोह में संगीत सुनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। ये मेरे साथ सरासर अन्याय था और जहां तक याद पड़ता है जानबूझकर तो मैंने अन्याय को बचपन से ही सहन नहीं किया। तभी मैंने देखा कि लोगों के मन में संगीत से अधिक कविता की कद्र है। मैंने पाया कि मेरे साथी लड़कों को संगीत सुनाने के लिए तो नहीं पर कविताएं सुनाने के लिए बड़े चाव से आमंत्रित किया जाता। फिर यह भी देखा कि अच्छे बुरे की आदर अनादर की सूचना तालियों द्वारा प्रकट होती है। मैं देखता कि साथी लड़कों का संगीत सुनने के बाद तालियों की तड़तड़ाहट बड़ी छीड़ होती है और उससे भी लड़के नहीं अध्यापक ही थोड़ा रस लेते हैं। मगर कविता के बाद जिस तरह तालियों के खाली बादल गरजते थे उन्हें देखकर मेरे मन में ये भी कविताएं सुनाने की लालसा उत्पन्न होने लगी। मथुरा में जब ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि श्री नवनीत चतुर्वेदी जीवित थे, उनकी वहां अच्छी शिष्य मंडली थी। इन शिष्यों को ब्रजभाषा के अनेक चुटीले कवित सवये गठन कंठस्थ होते थे। बसंतोत्सव के फूल डोलों, सावन के हिंडोलों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जगह जगह इनके पड़ंत दंगल जुटा करते थे, जिनमें दूर दूर के कवित सवैये पढ़ने वाले मथुरा आया करते थे और हार जीत की बाजी लगा करती। इनमें से एक रामलला जी हमारे पड़ोसी थे। इन्हें अकेले पावस पर ही कोई सैकड़ों छंद याद थे। जो है उम्र में मुझसे कोई थोड़े ही बड़े थे, लेकिन कवि होने के कारण समाज में उनकी गिनती समझदारों में हो चली थी। आज भी जो कवि टाइप के लोग होते हैं उनका सम्मान होता है, उन्हें कवि सम्मेलनों में बुलाया जाता है। लेकिन कुछ फूहड़ कवि भी होते हैं, इनकी कविताओं से बचें। मैंने रामलला जी से मेलजोल बढ़ाना प्रारंभ किया। मैं भी अब ब्रज भाषा के पुराने कवित सवैये याद करने लगा और उन्हें विद्यालय में अपना बताकर सुनाने लगा। पर शीघ्र ही मैंने देखा कि मतीराम, भूषण, पद्माकर, ग्वाल, रसखान और नवनीत के छंदों को अधिकांश सुनने वाले पहचान जाते हैं। पहचानने के बाद उनमें सुनाने वाले के प्रति इतना आदर नहीं रह पाता जितना मैं चाहता था। तब मैंने अपनी राह बदली और रामलला जी से खुशामद कर करके अपने नाम से कविताएं बनवाने लगा और विद्यालय के उत्सव में छाती तानकर उन्हें गर्व से सुनाने लगा। थोड़े दिनों में श्रोताओं पर रौब जम गया। मैं भी अक्षर जोड़ देता, तभी मुड़ मुड़ाते ही ओले पड़े। हमारे नगर में प्रतिवर्ष नुमाइश लगा करती थी और इस बार एक कवि सम्मेलन हुआ करता था। इस कवि सम्मेलन में 1 घंटा पूर्व समस्या दी जाती थी और सर्वोत्तम 3 समस्या पूर्तियों पर कलेक्टर साहब इनाम दिया करते थे। इसके लिए शिक्षण संस्थाएं भी अपने यहाँ से चुने हुए छात्र कभी भेजा करती थी। इस बार हमारे विद्यालय से मेरा नाम भी प्रतियोगिता के लिए प्रेषित कर दिया। मैंने सुना तो मुझे काठ मार गया। काठ मार गया यानी काठे खून नहीं, लकड़ी बन गया। मतलब घबराया हुआ अपने क्लास टीचर के पास गया। मेरे क्लास टीचर श्री कामेश्वर नाथ जी थे, पक्के आर्य समाजी थे, मेरे पिताजी के मित्र थे। आर्य समाजी यानी कि दयानंद सरस्वती द्वारा जो आर्य समाज चलाया गया तो उसके वो समर्थक थे, अनुयायी थे। मुझ पर बड़ा स्नेह रखते थे। मुझ जैसे शरारती को चुपचाप खिसियाया हुआ जरा देखकर बोले, भूसर जी
भूसुर जी क्या बात है, मैंने धरती को देखता रहा, क्योंकि उसमें भूसड़ जी तो एक कभी बड़ा नाम था। उन्होंने समझा किसी से पिट कर या किसी को पीट कर आया, जरा रुखाई से पूछा बताओ ना क्या बात है। मेरे मुंह से फिर से कोई बोल नहीं निकला, लेकिन मेरी आंखों की आर्द्रता और मुंह की बेबसी ने, आंखों की आर्द्रता यानी मेरे आंखों में आंसू थे, मुंह की बेबसी ने उनकी रुआई को ठंडा कर दिया, रुखाई। उन्होंने नमो किया कि कोई गंभीर बात है, मेरी पीठ पर हाथ कर पुचकारते हुए बोलो बेटा क्या बात है। मैंने लगभग हकलाते हुए कहा आपने नुमाइश में मेरा नाम भिजवाया है। उन्हें हंसी आ गई, कहने लगे हाँ तो क्या हुआ, शाम को ठीक समय पर पंडाल में पहुंच जाना, मैं भी वहीं मिलूंगा। शब्द आते आते मेरे गले में अटक गए और कहने लगे झिझक तो शुरू शुरू में होती है, पर नालायक तुझे झिझकना कब से सीख लिया। इस समय सोचता रहा कि कैसे कहूँ, कहूँ कि ना कहूँ। अंत में साहस कर मैंने कह दिया जी मैं जो कविताएं सुनाया करता हूँ ये तो सब पराई होती हैं। कोई और अवसर होता तो मास्टर जी ने मलते मलते मेरे कान सुर कर दिए होते, लेकिन भगवान की कृपा से इस बार उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया। मुस्कुराकर बोले धतूरे धत्तेरे की, पर अब क्या है, हमने तो विद्यालय संघ ले तुम्हारा नाम ही भेजा है, तुम्हारे ना जाने में बड़ी बदनामी होगी। मैं इसका क्या जवाब देता। वो भी कुछ देर चुप सोचते रहे, फिर एकाएक मेरा भविष्य जैसे उनकी आंखों में चमक गया हो। ऐसे उत्साह से भरकर बोले कविता करना बहुत आसान है, तुम घबरा नहीं, देखो मामूली सी समस्याएं दी जाएंगी, यही आई है गाई है सुहाई है आदि। तुम ऐसा करना कि जो भी समस्या तुम्हें दी जाए पहले उसकी 4 तुकें जमा लेना। उदाहरण के लिए अगर कोई आई है समस्या दी जाए तो पहले छाई है भाई एक और लिख लेना। समझ गए ना। मैंने छंद रचना के पहले पाठ को हृदयंगम करते हुए हृदय में बसा लिया, स्वीकृत सूचक से रहलाया। तो बताओ सुहाई सुहाइयों की क्या तुक बनाओगे। सारी हिचकी हवा हो गई और मैंने तड़ाक से कहा आयो है गायो है भाइयों है। सवास, बस एक ही ये काम और करना हुआ है। कहने लगे देखो एक कविता में 4 पंक्तियां होती हैं और हर पंक्ति में 31 अक्षर हो रहे, अंत में अक्षरों में भाई तुके रख देना बेटे, कविता बन जाएगी। यूं गणित में भी कुछ अच्छा नहीं रहा, लेकिन हमेशा तिमाही छमाही में उसने मुझे अंडा और सालाना में बड़े प्रयत्नों के बाद प्रमोशन दिलाया। मगर होनार की बात है कि उस दिन कविता का ये जटिल गणित मेरी समझ में तत्काल आ गया। मुझे आज भी याद है कि उस दिन जब नुमाइश में कविता की परीक्षा देने के लिए मैं पहले पहले पहुंचा तो मेरे मन में कोई दुविधा या संकोच नहीं था। यद्यपि आगत कविजनों में सबसे छोटा था, केवल 11 वर्ष था, मगर सच कहता हूँ मैंने उस दिन सबको अपने से छोटा अनुभव किया था, क्योंकि मैंने समझा था कि कविता का जो गुर मैंने अभी आज दोपहर से प्राप्त किया है वो इनमें से किसी के पास नहीं है। समस्या दी गई कर्ज को करवो और मरवो बराबर है, यानी कर्ज लेना और मरना समान होता। मैंने फौरन बराबर शब्द को पकड़ा और फुल स्केप साइज के कागज की दाहिनी तरफ एक के नीचे एक लिखना शुरू किया। सरासर है, झराझर है, लेकिन जैसे बंदूक और संदूक के बाद तीसरी तुक नहीं मिलती वैसे ही मुझे बराबर की तीसरी तुक उस समय नहीं मिली। पर मैं रुका नहीं, बराबर है कि तीसरी तुक ऊपर है लिखकर फौरन समस्या पूर्ति कर डाली। कविता तो मुझे अब याद नहीं रही, लेकिन इसका भाव ये देखो मित्र, तुम्हारे पिता ने कर्जा लिया था, उसका कैसा बुरा फल निकला। वह समतवा हुए और तुम्हें भी बर्बाद कर गए। लोन यानी कि लोना, इसलिए किसी ने सच ही कहा कि कर्ज को करवो और मरवो बराबर है। समस्या पूर्ति के 1 घंटे का समय दिया गया, मगर मैंने कोई 20 मिनट में ही जैसे तेज विद्यार्थी सवाल हल करके स्लेट मास्टर साहब को पकड़ा देता कागज परीक्षक को थमा दिया। उस दिन का वह दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने चित्र की तरह खींचा हुआ है कि कभी सम्मेलन का पंडाल श्रोताओं से खचाखच भरा हुआ था। मेरे हेडमास्टर और कविता की कुंजी बताने वाले क्लास टीचर भी बगल की कुर्सियों पर बैठे हुए थे। भीड़ में मेरे विद्यालय में कितने भी विद्यार्थी और सहपाठी शामिल थे। मेरा नाम पुकारा गया, मैं उत्साह के साथ भीड़ को चीरता हुआ मंच पर आया। चारों तरफ तालियां बज रही थी, पर मैंने उन पर कान नहीं दिया। विश्राम घाट के चौराहे वाले हनुमान जी को मैं रोज संध्या को हनुमान चालीसा का पाठ सुनाया करता था। मन ही मन उनका स्मरण किया और हाथ हिला लाकर कविता सुनाने लगा। स्वर मेरा सदा हुआ था, शक्ल भी बचपन में बुरी नहीं लगती थी। लोगों ने जो बच्चे के मुंह से कच्ची समस्या पूर्ति सुनी तो गदगद हो उठे। सभी लोग प्रशंसा और आश्चर्य के भाव से मुझे देख रहे थे। कविता की समाप्ति के बाद मैं तालियों के तूफान में जो खोया तो सुध बुध नहीं रही और मेरी सांस फूलने लगी, पसीना आ गया। शायद और अधिक देर होती तो मैं लड़खड़ाकर मंच पर ही बैठ जाता। तभी हमारे विद्यालय के हेड मास्टर श्री मुकुट बिहारी लाल जी लपके और मंच पर आए और उन्होंने दौड़कर मुझे गोदी में उठा लिया। मुझे लगा कि मानो साक्षात देवी सरस्वती ने मुझे अंक में भर लिया, अंक यानी कि अपनी गोद में। उनकी गोद में जाते ही मेरा सम्मान कई गुना बढ़ गया। मेरे विद्यालय में लड़के जोर जोर से तालियां बजा बजा कर कूदने लगे। मैंने गोदी से उतरकर हेड मास्टर साहब और कामेश्वर नाथ जी के चरण छुए। इस प्रकार मेरी पहली कविता ने धूमधाम से मेरे कवि होने की घोषणा जनता में कर दी। घड़ी भर में मैं चोर से साहूकार हो गया। गोपाल प्रसाद व्यास। तो कवि महोदय ने बहुत ही अच्छी तरह अपनी कविता का प्रस्तुतिकरण किया और इस पाठ के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित किया। गोपाल प्रसाद व्यास का जन्म 13 फरवरी सन 1915 को मथुरा के जनपद मोहम्मदपुर परसौली गांव में हुआ। तो वीडियो को पॉज कर आप इसको पढ़ें। शब्दार्थ, खुशामद, चापलूसी, पावस, वर्षा ऋतु, नुमाइश, प्रदर्शनी, आदरता, नबी, हृदयंगम, हृदय में अच्छी तरह बैठा हुआ भली प्रकार समझ में आए। साथियों तेजी से इसलिए पढ़ना पड़ता है कि कम समय में आपको पूरा पाठ प्रस्तुत कर सकूं। तो आप अगर आपको आवाज़ तेज लगती है तो आप वीडियो की सेटिंग में जाकर आप उसको स्लो में भी पढ़ सकते हैं, स्लो मोशन में भी, तो आपको धीरे धीरे सुनने को मिलेगा। और यहाँ पर ये आप वीडियो को पॉज कर इसको जरूर पढ़ें। विचार और कल्पना, अगर आप कवि बन जाए तो फिर आप क्या करेंगे और
आत्मकथा से ये आत्मकथा थी। तो बालक गोपाल दास को संगीत के घंटे का मॉनिटर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उनको विरासत में मिला था, उनके घर में सब संगीतज्ञ थे। तो इस तरह इन प्रश्नों का आप वीडियो को वाच करें, इन प्रश्नों का उत्तर आप पाठ को दोबारा सुनकर ढूंढने का प्रयास करेंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, क्योंकि यही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप हमेशा पढ़ सकेंगे अपने सभी पाठ और कविताएं। और भाषा की बात तो आप जरूर किया करें, मुंह मड़ाते ओले पड़े काठ मार जाना, चोर से साहूकार होना, इनके आप ढूंढने का प्रयास करें, क्योंकि खुद कुछ ढूंढेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। क्योंकि समस्या में ही समाधान छुपा होता। 12 राशि मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला धनु मकर कुंभ मीन वृश्चिक, और ये सभी जो हैं इसको आप विदा के सरल से माध्यम से। और अगला पाठ रहेगा एक संसद नदी की, बहुत अच्छा पाठ है। तो चलिए मिलते हैं अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार, बहुत बहुत प्यार।